को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर और भी यहां पर टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए बहुत अच्छे से इसको समझना है दोस्त। कहते हैं कि किसी चालक में, किसी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर, फ्लो करने पर, जब फ्लो कराते हैं तो विद्युत ऊर्जा का कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कुछ मात्रा प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है। सिंपल सा कहने का मतलब इनका यह है दोस्त कि जब आप किसी कंडक्टर में, किसी वायर में आप विद्युत धारा मतलब करंट लगाते हैं, फ्लो कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है वो पूरी विद्युत ऊर्जा आप जितना देते हैं उतना आपको इनपुट, वैसे भी आप जानते हो दोस्त जितना आप इनपुट देते हैं उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता। तो वही चीज कह रहे हैं हम यहाँ पर इनपुट उतना, ये पॉइंट ए पर उतना इनपुट देते हैं तो बी पर हमको उतना आउटपुट नहीं मिलता। उसका रीजन ये होता है कि जब आप देते हैं, प्रवाहित कराते हैं, तो विद्युत ऊर्जा की कुछ मात्रा प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है। आप जानते हैं कंडक्टर में क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है तो है नहीं दोस्त। आप जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं कंडक्टर में, फिर आपके सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर में नगण्य, लगभग नेग्लिजिबल, ना के बराबर आपके इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से बताया। इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 सभी को क्लियर आप देखते रहें और इसी तरह आपके चैप्टर अपलोड होते रहेंगे। देखिए क्या बात करते हैं दोस्त कि जो आपका कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है कि जब आप धारा फ्लो कराते हैं तो उसमें उस जो प्रतिरोध होता है, उस धारा में जो फ्लो हो रही उसके विरुद्ध क्या करता है, वो कार्य करता है। तो जो विद्युत ऊर्जा की कुछ मात्रा प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होती है, वही फिर क्या होता है, चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध व्यय विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जो आप कार्य कर रहे हैं, आप उसके विरुद्ध, प्रतिरोध के विरुद्ध, प्रतिरोध आपको इलेक्ट्रिकल पावर को फ्लो होने में क्या हो रहा है, रोकता है, और जब रोकता है तो आप इसके विरुद्ध कार्य करते हैं। जब आप उसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो वहीं से आपका हीट उत्पन्न हो जाती है। तो वही हीट क्या हो रही है, वही हीट है, वही को कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा की यही ऊष्मा परिवर्तित हो जाती है। किसमें, ऊष्मा में। विद्युत ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण धारावाही चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब हीट हो जाता है। सिंपल सी बात है। जब दोस्त आपका हीट फ्लो होता है, जब किसी में से आप, वैसे भी आप सामान्य देखेंगे कब कंडक्टर से फ्लो करते हैं करंट, तो देखेंगे आप कुछ देर बाद तार गर्म हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है, तार जो गर्म होने का रीजन है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपके उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या होता है उसमें जब करंट फ्लो होती है, हाई करंट फ्लो होती है, तो वहां पर क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको ले जाने में, उसको ले जाने के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रोकता है, उसको नहीं जाने देता। तो उसको जो रोकता है उसी के विरुद्ध में कार्य करने के लिए जो ऊष्मा, जो कार्य करते हैं उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा है वो ऊष्मा में कन्वर्ट होती है। वही ऊष्मा आपका क्या होता है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर इसमें ऊष्मा उत्पन्न होने को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो आपको समझना क्या है दोस्त, जब किसी कंडक्टर में आप धारा फ्लो करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस धारा होने, जो धारा फ्लो हो रही है उसका विरोध करता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकता है। इस जाने को, इस जो आपको रोक रहा है, इसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, उससे क्या होती है, जो ऊर्जा लगती है वही ऊर्जा आपका ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो गया, ये हीट के फॉर्म में चेंज हो गया। यही विद्युत धारा का क्या हुआ, विद्युत धारा से ऊष्मीय प्रभाव, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके, इसका फार्मूला दोस्त होता है W = विभवांतर इंटू आवेश की मात्रा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होता है और ये आवेश की मात्रा। ठीक है, और ये हुआ आपका W = V का मतलब क्या हुआ, विभवांतर, और धार, हम आवेश को आपको क्या दोस्तों, आवेश को हम डिनोट करते हैं Q से। तो Q = I × T हमने आपको बताया था। Q = क्या होता है, I × T। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए दोस्त। Q = क्या होता है, I × T, आवेश = धारा × समय। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, W = V × I × T। तो ये फार्मूला आपका बनता है W = VIT। ये क्या होता है, आपका कार्य होता है, वही आपकी ऊर्जा। और दोस्त आपको पता है कार्य जो होता है आपका ऊर्जा के बराबर होता है। ओके, तो आपका यहां पर क्या हुआ, ये हीटिंग इफेक्ट आप जो करंट हुआ, ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जब करंट फ्लो करते हैं तो वो ऊष्मा के रूप में जो चेंज होती है वही आपका ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। अब ओम का नियम दोस्त होता है V = IR। ओम का नियम क्या होता है, V/I =
आर, मतलब कांस्टेंट। वी और आई का अनुपात जो होता है वो सदैव क्या होता है, कांस्टेंट, स्थिर होता है। बात ये कहना चाहेंगे, इन सभी को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक कंप्लीट किया है। वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैंने आपको डीपली से वहां समझाया है। तो दोस्त यहां पर क्या है, v इक्वल टू आई आर का मतलब हुआ कि अब इसी वैल्यू को v इक्वल टू आई आर यहां पर पुटअप करते हैं हम। नंबर मतलब सभी वैरायटी का यहां पर फार्मूले को लिखने की कोशिश करेंगे। ये तो आपका पहला होता है वी आई टी, मूल फार्मूला होता है आपका वी आई टी। ओके, अब हम v की जगह पर आई आर रखते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, जैसे ही यहां v की जगह पर आई आर रखेंगे तो आपका हो जाएगा आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो ये हो जाएगा क्या दोस्त, ये आपका हो जाएगा w इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। w इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और एक फार्मूला आपको और जरूर ध्यान रखना है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। कितना होता है दोस्त, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अगर इसी को आप कुछ लोग कहते हैं एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, कैसे, ये आपका जो अगर इसका राउंड ऑफ करेंगे तो आपका 8 का राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, आगे 1 की जगह पर 2 हो जाएगा, तो उसी को हम लिख सकते हैं 4.2। तो एक कैलोरी बराबर आप शुद्ध लिखेंगे तो 4.18 जूल, और अगर आप ऐसे लिखते हैं सॉल्व करते समय तो कुछ आपको कहीं पर 4.2 जूल भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर तो एक कैलोरी और जूल में संबंध है। तो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो आया, ये आपका क्या हुआ, चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा का फार्मूला दोस्त जो हुआ जब आप कंडक्टर में फ्लो, देखिए फार्मूला तो आपको याद होता है लेकिन आपको पता दोस्त नहीं होता है इस चीज का कि हमारा जो फार्मूला बना है ये इसका राज क्या है, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपका जो ये फार्मूला क्या आता है कि मतलब कि उसमें जो वोल्टेज आप देते हैं उसमें करंट फ्लो होती है, तो जितने टाइम तक फ्लो होती है, ठीक है, जितने टाइम तक आप करंट फ्लो कराएंगे उतना देर तक आपको कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य का क्या हुआ, वी आई टी, जो आप विद्युत ऊर्जा कंडक्टर में जो फ्लो करा रहे हैं, जो आपकी विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है उसके विरुद्ध आपको इतना W कार्य करना पड़ेगा, तभी आप उसमें विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिकल करंट आप फ्लो करा सकते हैं। तो आपका फार्मूला 3 इसमें हो गए, W इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपान आर। कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल यहां पर रखते जाना है, v इक्वल टू आई आर एक दूसरे में पुट करते जाएंगे, ये तीनों एक दूसरे के फार्मूले सेम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। यहां पर कहीं पर आपको किसी में r होगा, किसी में r नहीं है, इसमें देखिए दोस्त v नहीं है, इसमें आपका क्या नहीं है, इसमें आपका i नहीं है, तो सभी में अलग है। ये आपके न्यूमेरिकल्स वैल्यू जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो लगाने में आपको सही रहता है। देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक आपका फार्मूला होता है दोस्त चालक में उत्पन्न ऊष्मा। तो अभी तो आपने विद्युत ऊर्जा देखा, अब विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेंगे, ऊष्मा में। आपका लास्ट स्टेज क्या होता है, ऊष्मा में कन्वर्ट करता है। तो आपका H इक्वल टू होता है W अपान 4.18 जूल जो होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपकी ऊष्मा होती है W इक्वल टू H, कैपिटल H इक्वल टू W अपान 4.18 जूल। और फिर आपका W इक्वल टू कितना दोस्त है, VIT, आप देख लीजिए W इक्वल टू कितना है दोस्तों आपका, VIT अपान 4.18, और आगे दोस्त है आपका आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं 4.18, आगे आप V स्क्वायर टी अपान 4.18 R कैलोरी लिख सकते हैं। जो आपकी ऊष्मा होती है वो कैलोरी में होता है और कार्य किस में होता है दोस्त, वो आपका कितने, जूल में होता है। आपको पता होगा दोस्त आपका कार्य किस में होता है, जूल में होता है। जो ऊष्मा होती है किस में होती है, कैलोरी में होती है। और कैलोरी और जूल में हमने आपको क्या संबंध बताया, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। आशा करते यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ रहे हैं। देखिए दोस्त आगे क्या है कि यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव के संबंध और उनके जूल में जो जूल का नियम था उनमें क्या है संबंध, आइए देख लेते हैं। क्या कहते हैं दोस्त कि किसी चालक में धारा प्रवाहित, जब आप धारा प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हमने कितना बताया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका क्या होता है, जूल होता है। और इसी को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाता है, आई स्क्वायर आर टी अपान 4.18 जूल। ये तो आपका फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि H स्क्वायर ये जूल में होता है, और जब आप इसको कैलोरी में चेंज करते हैं तो 1 अपान मतलब 4.18 से आपको डिवाइड करना है। ओके, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट ये है दोस्त कि किसी नियत प्रतिरोध के चालक में नियत समय तक प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब आपका फार्मूले से सभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, आपको अगर आता है पेपर्स में तो आप आसानी से लिख सकेंगे। देखिए क्या होता है, H समानुपाती आई स्क्वायर, मतलब इनका कहने का मतलब जैसे आपका फार्मूला क्या, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। ओके, तो आपका आई स्क्वायर क्या है, H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों, ऊपर ही है, ठीक है। तो आपका अगर R और T को हम अगर कांस्टेंट कर देते हैं, इनकी वैल्यू 1 मान लेते हैं, इनको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं, फार्मूला दोस्त आपका क्या है, ये है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी,
ठीक है। तो इसमें आर और टी को, इनका कहने का मतलब है कि किसी नियत प्रतिरोध, मतलब जो रेजिस्टेंस है उसको आपने नियत कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो नियत प्रतिरोध के चालक में नियत समय तक, मतलब टी को भी कांस्टेंट कर दिया, तो नियत प्रतिरोध तथा नियत समय तक प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात आपका दोस्त जब यहां पर जो H होता है वो आपका आई स्क्वायर के समानुपाती तब होगा जब आपका आर भी स्थिर होगा, एच भी स्थिर होगा, अर्थात रेजिस्टेंस और टाइम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तब आपका जो प्रतिरोध में ऊष्मा, जो आपका कंडक्टर में ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर के समानुपाती, ठीक है, आई स्क्वायर आर के नहीं, आई स्क्वायर के समानुपाती होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर एंड टी आर कांस्टेंट। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्त है, इसी पॉइंट से आपको याद रखना है, फार्मूले से H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से ही सभी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बनते दिख रहे हैं। देखिए किसी चालक में नियत धारा को नियत समय तक प्रवाहित करने पर चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H चालक के प्रतिरोध R के समानुपाती होती है। कैसे दोस्त, इनका कहने का मतलब फार्मूला आपको हमने बताया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर आपको आई को कांस्टेंट कर दीजिए और टाइम को कांस्टेंट कर दीजिए, तब किसके समानुपाती होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्त, कि क्या बचा आपका आर, तो जो H होगा, ऊष्मा होगी, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रतिरोध रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी। ओके, समानुपाती। तो अगर ये कह रहे हैं कि किसी चालक में नियत धारा को नियत समय तक प्रवाहित किया जाए, मतलब एक फिक्स करंट को एक नियत समय तक प्रवाहित करने पर चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो ओनली किस पे डिपेंड करेगी दोस्त, ओनली रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। अर्थात अगर आपका आई और टी कांस्टेंट है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, आर की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दोस्त आपका फिर उसी फार्मूले से, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H उस चालक में प्रवाहित धारा के समय t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि धारा और प्रतिरोध नियत रहता है। अब आपको क्या कहा है दोस्त, आपके देखा आपने 3 पॉइंट्स हमने बताया, अब ये भी देख लीजिए, उसके बाद हम सभी को कंपैरिजन एक दूसरे से कर देते हैं। यहां पर I और R को कांस्टेंट किया गया। जब हमने आपको फार्मूला दोस्त बताया कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, अब यहां कह रहे हैं कि हम आपको धारा को और ये आपका रेजिस्टेंस को, इनको दोनों को कांस्टेंट कर दीजिए, तब किस पे डिपेंड करेगा। तो क्या बचा दोस्त आपका, जब इसको दोनों को कांस्टेंट कर देंगे तो आपका टाइम बचा, टी बचा, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो H समानुपाती टी। तो सिंपल सा है, आपके यहां पर 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या दोस्त, कि फार्मूला तो आपका ये होता है, फार्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन दो को कांस्टेंट करना है, एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहला पॉइंट क्या है दोस्त, पहला आपको आर और टी आर कांस्टेंट, तो वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फिर दूसरा पॉइंट दोस्त, आई और टी के डायरेक्ट जब कांस्टेंट कर देंगे तो वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर आप यहां पर तीसरा पॉइंट दोस्त है, अगर आप आई और आर दोनों को कांस्टेंट कर देते हैं तो आपका H समानुपाती टी अर्थात टाइम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां 3 पॉइंट्स है। एक ये पॉइंट्स याद रखिए कि 0.1 एम्पियर या उससे उच्च तीव्रता की धारा भी मनुष्य के लिए घातक है। मतलब मनुष्य की जो क्षमता है, इससे ये आपको पता लगता है कि 0.1 एम्पियर या इससे उच्च तीव्रता की अगर आप धारा भी जो मनुष्य होता है उसके लिए घातक होती है। ये 0.1 एम्पियर भी वो नहीं झेल सकता है, ये भी उनके लिए खतरनाक है। तो यहां पर आपको ये वीडियो यहां तक ही है दोस्त। अब आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा पीडीएफ, इन सभी जो आपको 3 पार्ट्स का मैंने पीडीएफ बताया, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या तीनों चारों पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ। एक बात कहना चाहेंगे, आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो सिंपल करंट स्टडी सर्च करें, हमारे चैनल का जो नेम है, टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें, लेकिन दोनों के बीच स्पेस ना रखें, ज्वाइन करें दोस्तों। वहां पर आसानी से आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर आप जरूर करें, इसी तरह बने रहें। और जो क्लासेस हैं आपके अदर, वो भी जल्दी आपको टाइमिंग बताने वाला हूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।